नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी के लिए वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें टोटल 20 सेट दिए हुए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। इस वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों के सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ रीजनिंग के एक एक प्रश्न को किया जाएगा। आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आग्नेय चट्टानें होती है। आइए, 3 चट्टानें मुख्यतः होती है अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अवसादी चट्टानें के रूपांतरण से बनी शैल है, जिसे सेल से स्लेट बना, चूना पत्थर तथा डोलामाइट से संगमरमर बना, चौक एवं डोलामाइट से संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बना। और आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी शैल है, जिसे ग्रेनाइट से नीस बना, बेसाल्ट से सिस्ट या एम्फीबोलाइट बना। और रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरण से जो बनता है वो होता है स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है। ये सभी जो है प्रमुख चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है। सुंदरवन का डेल्टा, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से। सिर्फ गंगा नहीं होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना हुआ है सुंदरवन का डेल्टा। और चापकाट डेल्टा नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा से बना हुआ है। पंजाकर डेल्टा जो है वो मिसिसिपी एवं मिसौरी नदी के डेल्टा से बना हुआ है। कभी कभी ज्वारनद मुख पूछता है, तो भारत में नर्मदा एवं ताप्ती का डेल्टा को ज्वारनद मुख कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15 के 2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(2) में यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समानता के अधिकार से संबंधित है। और इस अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। एक देशांतर का भूमध्य रेखा की दूरी कितनी होती है, तो 111.2 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। और भूमध्य रेखा लगभग 13 देशों से होकर गुजरता है। 13 देशों से। एशिया महाद्वीप में गुजरता है मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती से। दक्षिणी अमेरिका देश में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। अफ्रीकी महाद्वीप के देश से गुजरता है युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य और साओ टोम एंड प्रिंसे से। अब भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वो नदी कौन है, तो वो है कांगो नदी। कौन नदी है, कांगो नदी है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। आसियान का सदस्य देश बांग्लादेश नहीं है। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसमें जो देश शामिल है वो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना जो हुआ है वो 8 अगस्त 1967 को हुआ है। कब, तो 8 अगस्त 1967 को। और इसका मुख्यालय जो है इंडोनेशिया, जकार्ता में। और इसके सदस्य देश जो होते हैं वो 10 होते हैं। आसियान तिमोर लेस्ते को अपना 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त किया है, तिमोर लेस्ते को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत और चीन के बीच के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कुछ प्रमुख रेखा है जो पूछा जाता है, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होता है, और 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। भारत अस्वीकार करती है, लेकिन 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी कभी कभी प्रश्न में रहता है। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और एक 49वीं समानांतर रेखा कई बार पूछा जाता है, यूएसए एवं कनाडा के बीच। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है। आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, म्यांमार से। इन्हें 1991 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंग सान सू की उच्च शिक्षा दिल्ली में हुई थी। 1990 के दशक में म्यांमार के चुनाव में विजय प्राप्त करने पर भी सैन्य सरकार ने उन्हें सरकार नहीं बनाने दिया था।
आंग सान सू को काफ़ी समय तक नज़रबंद रखी गई थी और म्यांमार की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की है। एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा सी, नौका दौड़ से है। एडमिरल कप का संबंध नौका दौड़ खेल से है। इटली ने भारतीय नौसेना अकादमी में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीत लिया है। और लावेर कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से। ईरानी कप क्रिकेट से। और राइडर कप काफ़ी बार पूछा जाता है, ये गोल्फ से संबंधित है। विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से संबंधित है। 2022 में सचिन तेंदुलकर को 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बनाया गया है। और आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नामित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ईरान। संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन है? तो वो है ईरान। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान को बनाया गया है। संघाई सहयोग संगठन का सदस्य देश है जैसे भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि थरूर। शशि थरूर के ये लिखा हुआ पुस्तक है वाई आई एम ए हिंदू। कुछ और भी प्रमुख है जो 2023 में पब्लिश हुआ है, काफ़ी नाम है, जैसे सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री, ये लेखक है रोमिल थापर। और कैमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, इसका लेखक है चित्रानंद राजघट। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। और इकोनॉमिस्ट गांधी के पुस्तक के लेखक हैं जयत्रिथ राव। अब 400 डेज रिवॉल्यूशन 2020, ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। और एक और कई बार पूछा जाता है वो है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये झुम्पा लहड़ी के लिखा गया पुस्तक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की सही जवाब हो जाएगा सी, लीमा। पेरू की राजधानी लीमा है। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है। क्विटो जो है ये किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की। और लापाज कहाँ की राजधानी है? तो ये है बोलीविया की राजधानी है लापाज। और बोगोटा की बात करते हैं तो ये है कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यू शेकेल। इजराइल देश की मुद्रा है न्यू शेकेल। और दिरहम की बात करते हैं तो दिरहम मोरक्को की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी दिरहम है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रियल है। रूस का मुद्रा है रूबल है। यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है। और पेरू की मुद्रा न्यू सोल है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्वनाथन आनंद को ये दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1991-92 में दिया गया था। ऐसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है नाम बदलकर, और इसमें 25 लाख रुपये दिया जाता है। 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस शरद कमल को दिया गया था। नेक्स्ट है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग खाली स्थान प्रति किलोमीटर होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 35 डिग्री सेल्सियस। भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्रमिक वृद्धि दर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है 32 मीटर की गहराई पर। और पृथ्वी के ऊपरी भाग में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड होता है। कब? तो ये ऊपरी भाग में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों का जो केवल एक छात्र को ही मिले हैं निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में से 1 अंक घट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा? तो उच्चतम प्लस न्यूनतम अंकों का योग किस तरह निकालेंगे? तो 52 गुना 45 करके माइनस कर देंगे कितना से 50 से गुना करने के बाद 45 माइनस 1, क्योंकि 1 घट जा रहा है। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो 2340 माइनस 2200 आएगा, इक्वल टू आ जाएगा 140। तो औसत बराबर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 140/2। यहाँ पर ये 50 गुना में है, छोटी ब्रैकेट 45 माइनस 1 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? तो ये 70। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा?
तो समतुल्य छूट बराबर फार्मूला एक होता है 25 + 15 - 25 × 15/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 36.25% आएगा। प्रश्न में अब क्या करना है कि x - x × 36.25/100 = 612। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा x के मान आ जाएगा, वही अंकित मूल आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 960 रुपया हो जाएगा। पहले क्रमिक बट्टा निकाल लेंगे और उसके बाद अंकित मूल को x मान लेंगे तो आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा B 960। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सरलीकरण करना है, मान निकालना है, तो इसे किस तरह हल करेंगे। इसे पहले तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39/4 अब प्लस हो जाएगा 13/6 भागा हो जाएगा 13/3 माइनस 5/2 प्लस 3/4। इसे एक छोटा रूप में ले आए हैं। इसी को अगर फिर से सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 47/4। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर/घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रहेगी। तो माना कि घर वापस आते वक्त कितना है तो 4x किलोमीटर/आवर और कार्यालय जाते वक्त क्या हो जाएगा x किलोमीटर/आवर हो जाएगा। तो औसत चाल कितना है 15 किलोमीटर/आवर। औसत चाल बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 2AB/A + B। अब आइए देखते हैं 2 × 4x × x/4x + x बराबर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 75/8 किलोमीटर/आवर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा A। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 5x + 1/3x = 4 है तो 9x² + 25x² का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इस तरह के सोल्व करते हैं इस साइड इसे। तो 3/5 5x + 1/3x = 4 × 3/5। दोनों तरफ 3/5 से गुना किए हैं। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 3x + 1/5x के होल स्क्वायर इसे अंदर ले गए और ये हो जाएगा तो 4 × 12/5 हो जाएगा। अब दोनों पट्टी अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, अंदर ले जाके दोनों पट्टियाँ स्क्वायर किए हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9x² + 1/25x² + 6/5 बराबर 144/25 आ जाएगा। यहाँ से हमारा 9x² + 1/25x² तो पूछ रहा है, तो हो जाएगा 144/25 माइनस 6/5। ये 6/5 उस साइड चला गया तो आ जाएगा 114/25। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 114/25 आंसर है D। नेक्स्ट है, सोनू अपनी आय 15% बचा लेती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दशमलव के एक स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो सपोज दैट कि अगर मान लिया कि आय कितना था, शुरुआत में 100 था, बचत कर रहा है 15, खर्च कर रहा है 85। अब क्या है, इसमें 20% के वृद्धि हुआ है। अब आय कितना हो गया है नया 120, फिर भी बचत कर रहा है वो 15, खर्चा कितना कर रहा है इसमें 105। तो 85 से 105 गया, कितना खर्चा हो रहा है 20 रुपया का ज़्यादा हो रहा है। तो वृद्धि खर्चा में कितना किया है तो 20 निकालना, कितना पे 85 पे निकालना है, गुना 100 कर देना है। सोल्व कीजिएगा 23.5% आएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा A 23.5। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रीमा ने 160 में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% के लाभ कमाने के लिए उसे 2016 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 2160 में 48 वस्तुएं बेची थी। तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 2160/48 गुना 100/90 करना होगा कि 10% की हानि भी हुई है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 रुपया। तो एक वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर हमें 12% के लाभ कमाना है तो 50 गुना 112 बराबर 56 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसे 6 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे तभी 12% होगा। तो वस्तुओं की संख्या 2016 रुपया में बेचना है और एक में बेच रहा है 56, तब 12% हो रहा है, तो भागा दे देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 36 हो जाएगा। कितनी वस्तुओं को बेचना होगा 36, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा D। नेक्स्ट है, कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है,
यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए तो शेष में से प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत योग क्या होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि कुल संख्या कितना है तो 100 है। अभिष्ट औसत कितना हो जाएगा तो 54.6 गुना 100 प्लस 75 गुना 5.6 माइनस 25 गुना 8.4 अब बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसी को सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5460 प्लस 420 माइनस 210 बटा 100 बराबर 5670 बटा 100 यानी 56.70। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़के ने RS3 में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया। लाभ या हानि क्या हुआ। एक चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 3/15 करेंगे यानी 1/5 हो जाएगा। एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना है तो 2/3 है। तो लाभ हमारे पास कितना हो गया 2/3 माइनस 1/5 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 7/15 आ जाएगा। 7/15 ये लाभ हुआ। तो लाभ जो परसेंटेज हमारे पास निकलेगा वो हो जाएगा 7/15 और गुना 100/1 कितना 5 में। तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो 233.1/3%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः विभाज्य है तो पूर्णतः विभाज्य करने के लिए क्या करना होगा 7, 14, 28, 35 और 42 को हमें LCM निकालना होगा। पहले 7 से 1, 2, 4, 5, 6 फिर 2 से 1, 1, 2, 5, 3 और इसे जब LCM बराबर करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 बराबर 420। आंसर हमारा आ जाएगा डी। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का गुणनफल 9600 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसे इस तरह सॉल्व करेंगे। माना कि संख्या कितना है 2x और 3x है तो 2x गुना 3x बराबर LCM गुना SCF ये हमारे पास फार्मूला होता है यानी 6x² बराबर 9600 x स्क्वायर बराबर 1600 x बराबर हो जाएगा कितना 40। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा तो 5 3 और 2 कितना 5 हो गया 5 गुना 40 बराबर 200। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। अगला है 71,624 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 71,624 में 7 का तो 7 का स्थानीय मान इस पर कितना शून्य दिया हुआ है तो ये 4 गो हो जाएगा शून्य। एक पे 7 की जगह पर 1 रख दिया जितना ये डिजिट है तो 4 शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 70,000। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सुमित एक वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ये यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ है कि माना कि निश्चित विक्रय मूल्य कितना है तो वो है 100 रुपया। नया विक्रय मूल्य कितना है 4/5 गुना 100 बराबर कितना 80 है। अब प्रश्न कह रहा है कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ से क्रय मूल्य बराबर होगा 80 गुना 100/100 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 800/9। वास्तविक विक्रय मूल्य जो है वो कह रहा है 95% यानी 95 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा 95 माइनस 800/9 तो हमारे पास आ जाएगा 55/9 हो जाएगा। ये लाभ हो गया। तो लाभ परसेंटेज बराबर निकल जाएगा। लाभ परसेंटेज कितना 55/9 गुना 100 बटा कितना पे 800/9 पे हमारे पास आ जाएगा 6.7/8%। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में दुगना हो जाता है। यह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो आप इसे चलिए सोल्व करते हैं। किस तरह है 4 वर्ष 4 माह में यानी 4 + 4/12 यानी हो जाएगा 13/3 वर्ष में। तो सूत्र एक होता है डायरेक्टली T2/T1 बराबर N2 - 1/N1 - 1 यानी T2/13/3 बराबर 3 - 1/2 - 1। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा 2 गुना 13/3 बराबर 26/3 यानी 8.2/3 वर्ष। आंसर हो जाएगा बी।
अगला है, किसी फैक्ट्री में 8.7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है व कर्मचारियों के वेतन में 7% 2 की अनुपात में वृद्धि की जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि या कमी किस अनुपात में होगा। तब प्रारंभिक कितना था, 8 था, वर्तमान में 7 है, प्रति व्यक्ति 7 था और वर्तमान में प्रारंभिक में अब 2 है। तो कुल वेतन से इस तरह 56 आइए 14, जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4 और 1। तब वेतन में क्या हो गया है कि वो कमी आया है 4:1 में। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है, ये भी सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, ये गलत है, जयपुर में स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल 1 और 2। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं। इसे 2005 में बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था, ये बिल्कुल सही है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल कथन 1 और 2 सही है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष का संबंध में दोनों ये सही है, क्योंकि इसे 2005 में बनाया गया था और इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किए जाना था। राष्ट्रीय निवेश कोष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त आय को प्रणालीबद्ध करने के लिए निर्धारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र प्रभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और कंपनी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, श्री गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक के अनुयायियों ने ही सिख कहलाए, गुरु नानक के जो अनुयायी है वही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक ज्ञान का आभास हुआ था। इन्होंने ही लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था और इनकी मृत्यु जो हुआ है 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है, सुरकोटता, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में स्थित है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटता गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल एवं सुरकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सुरकोटता में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। नेक्स्ट है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, सिजदा, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गियासउद्दीन बलबन ने। गियासउद्दीन बलबन ने भारत में सिजदा प्रथा गियासउद्दीन बलबन द्वारा शुरू किया गया था। बलबन 1266 से 1287 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली थी। कब से, 1266 से 1287 ईस्वी थे। बलबन के विषय में कहा गया था कि उसने लौह और रक्त नीति अपनाया था और सिजदा एवं पाबोस 2 जो प्रथा है उन्होंने चलाया था। बलबन के एक सैन्य विभाग था जिसे दीवान अर्ज कहा जाता है, उसकी भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है कंडाली महोत्सव खाली स्थान में आयोजित किया जाता है, कंडाली महोत्सव, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है कंडाली महोत्सव। और भी कुछ प्रमुख त्यौहार महोत्सव है, आइए देख लेते हैं। जैसे हल्दा त्यौहार या डुंगरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। थोसांग महोत्सव कई बार पूछा जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में, चापचाप। और हेरत त्यौहार कंचौथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी यूपी में मनाया जाता है। और सिग्मो महोत्सव गोवा में। बानचुम्बा महोत्सव और शिल्पग्राम महोत्सव असम में मनाया जाता है। ये सब प्रमुख महोत्सव है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में हुआ है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति राजस्थान में। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विराट कोहली। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है, तो ये विराट कोहली है और इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है, कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को साहित्य का 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। और इससे पहले 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौर्य को किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
और इन्हें किया गया है व्यास सम्मान। अब वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हीरालाल समरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समरिया। नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बहुराष्ट्रीय निगम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से बहुराष्ट्रीय निगम संबद्ध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्या है तो ESIC भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है, और इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी 1952 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1911 में पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने कब इसे अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। और राष्ट्रगान के गायन का कितना समय है तो 52 सेकेंड है। अगर संक्षिप्त अवधि में गाया जाए तो ये 20 सेकेंड है। राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धरे, में गाया गया था। और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, और इसे 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। और राष्ट्रगान के बैंड धुन को बनाने का श्रेय जाता है किसे तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर के, जो INA के सिपाही थे। नेक्स्ट है माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था। ओ डायर की हत्या, ओ डायर का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह। माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उसमें जो हत्याकांड कराने वाला मेन आदमी था वो जनरल ओ डायर ही था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया था, जिसमें से एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। टोटल 22 लोगों को हो गया था। याद रखिएगा 1922 में ही हुआ था। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए गांधी जी ये घटना सुनकर। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपना हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में। यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचाता है तो ए की बचत कितनी है। ए का बचत कितनी है ये देखना है। तो आइए इससे सबसे पहले सोल्व करने का थोड़ा सा इसमें हीट एंड ट्रायल भी लगाना होगा। अगर ये 5:3 है, यहाँ सी नहीं है, तो इसे अगर हम सबको 1900 से गुना कर देते हैं 1900 से, ये हो जाएगा 9500 और ये हो जाएगा 5700 हो जाएगा। क्यों गुना करेंगे वो आगे पता चल जाएगा। उसके बाद खर्च जो कह रहा है कि खर्च का अनुपात 8:5:2 है, और 2 को 1000 से इसमें से गुना करते हैं। 1000 से इसलिए कि सी का जो खर्चा है वो 2000 दिया हुआ है, इसलिए 1000 से गुना करेंगे। इसमें भी 1000 से गुना करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। यहाँ 5700 इसी करना होगा, क्योंकि इसलिए कि 700 की ये बी वाले बचत करते हैं। 5700 माइनस 5700, इसलिए 1900 से ये गुना किया गया था 1900 से। चलिए फिर देखते हैं इसमें से क्या है। इसमें से भी 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8000। अब प्रश्न में क्या रहा है कि ए बचत कितना करता है। तो ए का जो ये है यहाँ पर ये आय था 5.3 का, और ये था जो खर्च था। तो खर्च 8000, अब आय कितना 9500, तो 9500 माइनस 8000 हमारे पास आ जाएगा 1500। यही हमारे पास बचत है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि n × n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत क्या होगा। अगर इन सभी को हम जोड़ देते हैं और इसे भागा कितने में है तो 6 है, तो 6 कर देते हैं तो ये आ जाएगा। इसके बाद सोल्व करेंगे तो 6n+15/6 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो n+5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट इस तरह का प्रश्न है, a + b + c का मान निकालना है। तो आइए सोल्व करते हैं।
16/23 को हम लिख सकते हैं 1/23 पूर्णांक 23/16 लिख सकते हैं। फिर इसे जब सोल्व करेंगे तो 1/1 + 7/16 लिख सकते हैं। 16 + 7 23/16 हो जाएगा। फिर इसे और तोड़ना है, 1 + 1/16/7 लिख सकते हैं। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चला जाएगा। फिर इसे एक स्टेप में और तोड़ेंगे, 1/1 + 1/2 + 2/7 हो जाएगा। इसे और नीचे एक बार तोड़ेंगे, 1/1 + 1 2 + 1/7/2 हो जाएगा। जब इसे और तोड़ेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा इस तरह कि यहाँ पर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/2 इस तरह क्या आ गया, जहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी है और 3 जो है ये सी है। यानी a + b + 3 2 5 1 6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा बी। नेक्स्ट है रेकरिंग वाला प्रश्न है, इसे सोल्व करते हैं। आइए 3.36 को लिख सकते हैं कितना, तो 3 + 36/99 और उसमें से माइनस करना है 2 + 0/5 है 99, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और उसमें से प्लस करना है 1 + 33/99। इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख दिए हैं और इसी को सोल्व कर देना है। तो 2 + 36/99 माइनस 0.05/99 और प्लस 33/99, तो आ जाएगा 2 + 64/99 यानी 2.64 और 64/99, तो रेकरिंग हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। चलिए अगले नंबर पे करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये है कितना, 2/3 3/5 और 11/15। तो 3 5 15 है, उसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा हर वालों के लिए। और उसे क्या करना, नीचे सभी को 15 कर देंगे तो आ जाएगा 10/15 9/15 और 11/15। इसे आप सजा दीजिए और ये बी आंसर हो जाएगा। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 2/9 के व्युत्क्रम क्या होगा, 9/2 हो जाएगा, और 7/10 के व्युत्क्रम हो जाएगा 10/7, यानी 63 + 20/14 हो जाएगा 83/14। तो परिणाम कर रहा है योग का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ये होगा 14/83। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। माना कि संख्या x को 5 से भाग देने पर भागफल कितना बच रहा है, k हो रहा है, तो शेष कितना हो रहा है, शेष कितना बच रहा है, तो बच रहा है 3। तो x बराबर हो जाएगा 5k + 3, x² बराबर हो जाएगा 5k + 3k होल स्क्वायर। जब इसे तोड़िएगा तो 25k² + 30k + 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो 5k² + 6k + 1 + 4 हो जाएगा। अतः x² को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, तो वो बचेगा 4 बचेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि 3/5 के पावर 3 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 के पावर 2x - 1 हो तो x का बराबर मान क्या होगा। तो सभी में 3/5 है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3/5 के पावर 3 - 6 लिख सकते हैं, यानी 3 - 6, और इन सब से इक्वेट कर देंगे। 3 - 6 को किसने 2x - 1 से इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा x के मान वो होगा -1। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगले प्रश्न में 8 + 2√15 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसे सबसे पहले एक फॉर्म में लिखते हैं, √5 के स्क्वायर + √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और +3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और +2 और √15 को लिख सकते हैं √5 गुना √3 लिख सकते हैं। अब ये जो है वो a + b के होल स्क्वायर में है, क्योंकि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, इसी फॉर्म में है। तो √5 + √3 के होल स्क्वायर है, तो हमारे पास 8 + 2√15 का वर्गमूल जो होगा क्या हो जाएगा, √5 + √3 हो जाएगा। ये हमारे पास वर्गमूल हो जाएगा, आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं
कि एक संख्या को जब 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम जो हमें है निकालना होगा, वो हो जाएगा कितना, तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो वो होता है 1 पे 3 शून्य 1000, यानी 180, 1000 में भागा देना 180 से, 5 मरतबे करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, बचेगा 1100। अब इस संख्या बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 प्लस 180 माइनस 100 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 1083। अब इस अंकों का योग कितना होगा, 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 बराबर 12। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या है। और ये 650 में क्या रिलेशन है ये देखने, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 गुना 2 यानी 36 हो जाएगा, इस 7 हो जाएगा गुना 2 14 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 11 को करते हैं तो 11 के स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 गुना 2 यानी 121 प्लस 12 गुना 2 24, 121 प्लस 24 कितना हो जाएगा 145। आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द को पहले शब्द से है। तो स्याही लिखना, तो दवा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उपचार। इस प्रकार स्याही का उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार दवा का उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। दलहन, उड़द, अनाज, जिस प्रकार होता है उड़द दलहन का प्रयोग, ठीक उसी प्रकार चावल क्या होगा, अनाज का एक प्रकार होगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी इस श्रेणी में, तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ 25 से 34 गया है, प्लस 9 गया है, 34 से 52 गया है, प्लस 18 गया है, और यहाँ पर से 9 9 दूनी 18, ये प्लस 36 हो जाएगा क्योंकि 2 2 गुना किया गया है। 18 गुना 36 यानी 9 के 18, 18 से 36 यानी 52 प्लस जो हमारे पास 36 आएगा हो जाएगा कितना 88। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगला बार जो है 88 में 36 दूना 72 से जोड़ा गया है तो 160 आया है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 88। जिस प्रकार सिलाई धागे से संबंधित है उसी प्रकार लेखन खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी, स्याही से संबंध है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद सैनिकों के पुनर्गठन के मामले में जांच हेतु पील्स कमीशन की नियुक्ति 1858 में किया गया था, और लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे वो बेगम हजरत महल, इन्हें महक परी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महक परी। और झांसी से कौन भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई, और जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, काली मिट्टी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं लावा क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। अरब सागर अवस्थित है, आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है। अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है, आंसर डी सही हो जाएगा। अगर हम जिब्राल्टर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, और बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, खाली स्थान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधि से होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और लोकसभा का गठन जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है।
और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति ही विजय होगा, ये ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और ये जो है FPTP सिस्टम सबसे सरल चुनाव प्रणाली माना जाता है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सबसे सरल चुनाव प्रणाली माना जाता है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष, और इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक को फ़कीर कहा जाता है। बिहार होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में किया गया था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना पटना में किया गया था। और भारत में होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मौलाना मजहरुल हक को द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र निकाले, हक ने द मदरलैंड नाम से समाचार पत्र भी निकाले थे, द मदरलैंड। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर अली ने। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने किया था। 1857 क्रांति के शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति अगर पूछा जाए तो वो मंगल पांडे थे। और बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 जून 1857 ईस्वी के रोहिणी गांव देवघर से हुआ था। और 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला अंतिम नायक तात्या टोपे थे 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। और ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, भारत एवं चीन देश के बीच। पंचशील समझौता चीन और भारत के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम पर समझौता पर आधारित था। नेहरू का पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट है अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध, आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध जो हुआ था वह 1839 से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया था तथा इस युद्ध में किंग राजवंश द्वारा किया गया था। दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ था वह 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। दूसरा अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ला फ्रांसीसी युद्ध के रूप में जाना जाता है। दूसरा अफीम युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा चीन के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट है मानात किस देश की नई मुद्रा है? मानात, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजरबैजान की यह मुद्रा है। अजरबैजान एक स्थल रूप देश है। यह वर्ष 1991 ईस्वी तक भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था। नेक्स्ट देखते हैं नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? नूर संतारा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया का नई राजधानी जो है वो नूर संतारा है। इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर नगर प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और नूर संतारा इंडोनेशिया की ये नई राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आदि से कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है ये बताना है। तो ये भारत ने 2022 में क्षयमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया, ये गलत है। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल सेकंड सही है। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009-10 को। 2009-10 को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वें संशोधन के अंतर्गत 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 थर्ड के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत का चयन करते हैं। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा संगत है। तो आइए डी से अगर एच गया है तो ये +4 हुआ है, और एच से एस जो है वो विपरीत अक्षर है, क्या है? तो ये विपरीत अक्षर है। और एस से पी गया है -3 गया है। ठीक उसी तरह टी से एक्स गया है तो +4 है, एक्स का विपरीत जो होगा वो सी होगा, और सी से जो हमारे पास -3 गया है वो जेड है, तो ये दूसरा भी एक जैसा है। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो एन से आर गया, ये तो +4 है, आर का विपरीत जे, ये गलत है, जे नहीं होगा। और जे से -3 जी गया है तो ये तो सही है, लेकिन विपरीत नहीं है, तो आंसर हमारे पास यही मिल जा रहा है, वो है सी। नेक्स्ट है मनोचिकित्सक, श्वास रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक को छोड़कर अन्य सभी अंतः अंग विशेषज्ञ है।
और उत्पन्न बीमारियों के विशेषज्ञ कहलाते हैं, अतः मनोचिकित्सक असंगत है। नेक्स्ट है इनक्यूरेबल शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे? यानी हमारे पास जो है वो आई है, वो क्या है? स्वर है, तो इसको अगले हैं तो ये जे में बदल दिया जाएगा। एन जो है क्या है? तो वो व्यंजन है, तो उसे पहले एम में बदल दिया। इसी तरह बी, भी, क्यू, पी, ए, के और एफ में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार बने शब्द में कितने स्वर है? तो सिर्फ ए यहाँ पर स्वर आता है, आंसर हो जाएगा 1। यदि ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की मौसी है, इस तरह का एक दिया हुआ है, ये ब्लड रिलेशन का है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पति हो जाएगा। अगला है छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10वें स्थान आगे है। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र है तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? राजेश का शीर्ष स्थान कितना है? तो वो है 15वां। प्रकाश का नीचे से स्थान कितना है? तो वो है 25वां। तो ज्ञान को नीचे से स्थान हो जाएगा 25 + 10 यानी 35वां। अतः कक्षा में कुल छात्र कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 15 + 10 प्लस ये 35 बराबर हो जाएगा 60। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह में कौन सा दिन था? तो 17 जनवरी 2004 क्या था? शनिवार था, शनिवार। अब निकालना है 10 अप्रैल 2013। इसमें विषम दिन काउंट करना है। विषम दिन हो जाएगा 9 + 1 + 1 + 1, क्योंकि लीप ईयर भी तो है 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या? तो 9 + 1 + 1 + 1 प्लस 14 + 28 + 31 दिन का जो महीना प्लस 10 अब बटा 7 यानी 95/7 बराबर हो जाएगा 4, यानी 4 प्लस शनिवार अब प्लस 4 दिन, तो हमारे पास आ जाएगा बुधवार। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी निश्चित कूट भाषा को जॉन को 60 और रानी को 72 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में युवान को क्या लिखा जाएगा? तो जे का जो होता है वो 10 होता है। जे का होता है क्या होता है? 10 होता है। ओ का 15 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है। इसे लिखा गया है 1 + 0 और इस प्लस कर दिया गया है। 15 को 1 + 5 किया गया है, 8 को तो 8 ही रह दिया और 14 को 1 + 4 किया गया है, यानी ए 1 + 5 1 6 हो गया प्लस 8। और ये जो लास्ट वाला है कितना? 4 1 5 है, उसे तो 5 लिखा गया है, प्लस 5 भी होगा और उसमें से 3 से गुना कर दिया गया, यानी 20 × 3 बराबर हमारे पास 60 आ गया। यही इस तरह के जॉन को लिखा गया है। रैन को भी इसी तरह लिखा गया है। आर का 18 होता है, तो 1 + 8 ए का 1 + 1 + 4 प्लस क्या है? आई का 9 होता है। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 + 1 + 5 + 9 और इसको 3 से गुना कर दिया है लास्ट में, तो ये 72 हो जाता है। उसी तरह युवान को करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हो जाएगा सी 63 आ जाएगा। लास्ट में 3 से सभी में गुना किया, ये ध्यान रखना। किसी निश्चित कूट भाषा में मेल को RGSM लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सीम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो एम से जो आर गया है वो +5 है और ए से जी गया है +6 है और एल से एस गया है +7 है और ई से एम गया +8 है, यानी 5 6 7 8 1 1 बढ़ के ऐड किया गया है। उसी तरह एस से अगर +5 देखते हैं तो आ जाएगा हमारे पास एक्स, ई का देखते हैं 6 तो के आएगा, ए को 7 देखते हैं एच आएगा, एम को 8 देखेंगे तो यू होगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण a = 2, b = 4 आदि से शुरू करके सम संख्या मान दिया जाता है तो इंडिया शब्द के लिए वर्णों का कुल मान क्या होगा? ए का स्थानीय मान 2 है, बी का स्थानीय मान 4 है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को स्थानीय मान में 2 से गुना कर सम संख्या मान दिया गया है। तो आई का जो हमारे पास आता है वो क्या होता है? 9 होता है। तो आई का 9 × 2 कितना होगा? 18। एन का 14 होता है, तो 14 × 2 हो जाएगा 28 और डी का होता है 4 × 2 हो जाएगा 8 और फिर से आई 9 × 2 18, यहाँ पर ये 4 है और ए का होता है 1 × 2 = 2। सभी को इसमें से ऐड कर देना है, जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 74।
आंसर हो जाएगा सी। एक विशेष कूट भाषा इतना को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा को इतना कैसे लिखा जाता है? तो 6 से 5 किया है, -1 किया है, और 1 से 1 किया है, ये तो बन के हम स्क्वायर भी कर सकते हैं या 1 के स्क्वायर, और फिर 8 से 7 किया, फिर -1 किया है, और 2 को 4 किया यानी 2 के स्क्वायर किया है, फिर -1 किया है, और फिर 1 के स्क्वायर किया। इस तरह सीरीज है। उसी तरह 4 3 7 2 5 1 के करेंगे तो हमारे पास आएगा, 4 को 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ भी 1 के स्क्वायर, 3 को 3 से स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 7 से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और उसके बाद 1 को 1 से स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा ए। चलिए, 7 मित्र है P Q R S T V और W एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। वृत्ताकार मेज पे करके बैठा हुआ है। R W के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है। R जो है वो क्या है, W के बाईं ओर निकटतम स्थान पे है, और P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P के बाईं ओर यानी यहाँ पर P होगा, यहाँ पर कोई और एक बैठा है। P और S के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हुए हैं। P और S के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हुए हैं। Q V के बाईं ओर बैठा हुआ है। Q जो है वो कहाँ बैठा हुआ है, V के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी V के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो निकटतम स्थान पर बैठा है। S के सापेक्ष T का स्थान क्या है? S के सापेक्ष, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, वो है T। तो S के सापेक्ष T का स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के बाद है, तो इसका आंसर होगा सी, दाईं ओर तीसरा है। दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, और इसका सही आंसर देखते हैं। ये P का हो जाएगा 16, D का हो जाएगा 4 + L का हो जाएगा 12, ये भी 16। CDI का क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 9 = 16। तो BEH को भी 16 लाना होगा, यानी 2 + 5 + 8, 8 × 5 = 13, 14 15 तो हो चुका है, एक ही आएगा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। आंसर हो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो दूसरी आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। पहला जो पैटर्न है, अगर हम 8 × 9 करते हैं, 8 × 9 करते हैं, उसमें से 10 × 6 से घटा देते हैं, यानी 10 × 60 9 × 72, तो हमारे पास ये 12 आ जा रहा है। उसी तरह 8 × 7 8 × 7 करेंगे और माइनस कर देंगे 6 × 9, तो हमारे पास आ जाएगा 2। आंसर हो जाएगा सी। उस वेन आरेख का चयन करें जो महिलाओं, माताओं और नर्तकों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी। ये हो जाएगा महिलाएं और ये हो जाएंगे माताएं, और ये जो हो जाएंगे वो है नर्तक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एम और आर की आयु अंतर उतना ही है जितना पी और एम की आयु के बीच है। एम बड़ा है पी से लेकिन आर से छोटा है। यदि आर और पी की आयु का योग 66 है तो एम कितना बड़ा है? तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह के, अगर हम सीरीज सजाते हैं P > M > R, और इस तरह अगर हम करते हैं M कितना बड़ा है, क्योंकि आयु का योग भी 66 है, तो R - M = M - P है। R + P = M + M बराबर कितना हो जाएगा, 2M हो जाएगा। तो 2M बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 66। M बराबर कितना दिया हुआ है, 33। M की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33। सामाजिक जागरूकता फैलाने और समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1999 में लाया गया था। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए ये लाया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। आंसर हो जाएगा ए, हेराल्ड-डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड-डोमर मॉडल था, और ये योजना कब से कब चला था? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एस.के. डे। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डे कहलाते हैं। सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे था? आंसर हो जाएगा बी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। क्या था? तो तापस मजूमदार समिति का। विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 दिन। विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर 15 दिनों तक अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है। कुछ और भी बैठकें हैं, आइए देखते हैं। समान बैठक की सूचना देने की अवधि कितना है? तो वो है 7 दिन का। विशेष बैठक बुलाने की अवधि है 3 दिन का, और 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर बैठक बुलाने का अवधि है तो वो है 15 दिन का। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर हो जाएगा डी। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जानुका। जानुका हड्डी यानी पटेला जो है वो नहीं होता है। नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है, और एक युवा और वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अस्त्रीकेसर। अस्त्रीकेसर एक फूल का भाग है। पुष्प पौधों का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमांग और जायंग पाए जाते हैं। पुमांग तथा जायंग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए, क्योंकि ये दोनों सही है। राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा 1992 में स्थापित किया गया था, और राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा ए, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्या होता है? बृहद ज्वार भाटा होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार धातुएं हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व क्षार धातुएं हैं। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किया था, इसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। आधुनिक आवर्त की खोज मोसले ने कब किया था? 1913 में किया है, जिसमें 7 आवर्त हैं और इसमें 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। उसमें 7 आवर्त तो थे लेकिन 9 ही वर्ग थे। इससे दुगने वर्ग की खोज हुई है मोसले के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखना है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही। इंसुलिन की बात करते हैं, रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये भी सही। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रिन एक जठरांत्र हार्मोन का कार्य मुख्य रूप से प्रेरित पार्श्विक कोशिकाओं को छिपाना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अग्न्याशय के रस तथा पीत के स्राव को प्रोत्साहित करना है। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर से भी कम धारा मापता है। अगला है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य का तापमान मान होता है -459.67 फ़ारेनहाइट। 459.67 फ़ारेनहाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। सेल्सियस स्केल पे परम तापमान होता है, परम शून्य तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल पर शून्य ताप होता है 0 केल्विन होता है। और -40 डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे समान तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम आलू यानी कंद को छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पेरिडर्म यानी परितवक को। जब हम आलू यानी कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में पेरिडर्म यानी परितवक को उतारते हैं। पेरिडर्म द्वितीयक वृद्धि का एक घटक है जो तने और जड़ों की सतह की ओर बनते हैं। पेरिडर्म में फेलम, फ्लोजेम और फ्लोडर्म सम्मिलित होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि? आंसर हो जाएगा बी, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बहुत थोड़ा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए छोड़ता है। इन्हीं कारणों से ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता भी कम हो जाती है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कागज़, शिल्प और कला का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पर कला, कागज़ और शिल्प रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई जिनके 6 फलकों पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित किए गए। वह अक्षर चुने जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर एफ सेम है तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, एफ सी ई हो जाएगा, और दूसरे में एफ बी डी हो जाएगा। सी के अपोजिट बी, ई के अपोजिट डी, तो एफ के अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, सी के अपोजिट क्या था, बी, तो आंसर हो जाएगा बी। पूछ रहा है सी के अपोजिट, एफ के अपोजिट ए हो जाएगा। यदि पूर्व उत्तर पूरब बन जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा, कह रहा है कि जो पूर्व है वो उत्तर पूर्व बन जाता है, यानी ये 45 डिग्री से घूम जाता है। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम भी इधर घूम जाएगा, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यानी जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। यदि एंशियंट को इतना और नेचर को इस कोड में लिखा जाता है तो ट्रेन को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो आइए ये डायरेक्टली अपना ध्यान रखिए कि ए को 2 लिखा गया है, एन को 5 लिखा गया है, सी को जो हमारे पास 1 लिखा गया है, आई को 6 लिखा गया है। इस तरह लिखा गया है। और नेचर को भी अगर नेचर में देखते हैं तो एन को क्या लिखा गया है, एन को 5 लिखा गया है, लेकिन ए को यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो उसी तरह हम ट्रेन को पूरा लिखेंगे तो 9 4 2 6 5 आएगा। आंसर हो जाएगा सी। अक्षरों के उस संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आंसर हो जाएगा डी। आप इससे रखिएगा तो इस श्रृंखला को पूरा करेगा, और ये श्रृंखला जो बनेगा वो बनेगा इस तरह के। यहाँ पर से आप श्रृंखला में रख सकते हैं, यहाँ पर भी होगा, कहाँ एम और पी रखना है, यहाँ पर क्या रख देते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एम रखाएगा और यहाँ पर पी रखाएगा। इस तरह के पी क्यू एम डी एच का एक श्रृंखला बनेगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। डॉटर से नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, टच, क्योंकि डॉटर में ओ अक्षर ही नहीं है, ये जो ओ है वो नहीं है उसमें, तो हमारे पास आ जाएगा सी। पी क्यू का भाई है, एस पी का पिता है, आर एस का भाई है। यदि टी आर की माँ है तो पी का टी से क्या संबंध है। इस तरह के आप बना सकते हैं। टी है, इसका अगर देखा जाए तो ये एस है और इसका पी है, यहाँ पर बनेगा ये क्यू होगा, यहाँ पर जो हमारे पास इसके वो आर बनेगा। इस तरह के आप एक रिलेशन बनाएगा तो जो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए, पोता। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ये आराम से बना लीजिएगा कि पिकनिक के दौरान एक खेल खेला गया जिसमें खेल के लिए आर से जेड तक लड़कों और लड़कियों का मिश्रण में 9 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है। लड़कों ने पीले दस्ताने पहने थे और लड़कियों ने नारंगी दस्ताने। पंक्ति शीर्ष में नारंगी दस्ताने के साथ शुरू होती है। लड़के और लड़कियां पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते हैं। पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति की ही खड़ा हो सकता है। और इस तरह के ये दिया हुआ है, आर एस के 7 स्थान आगे हैं। इस तरह आप बनाइएगा और यहाँ पर जब आप से कीजिएगा तो एक हो जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू होगा, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर एक्स होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर जेड होगा, यहाँ पर यू होगा और यहाँ पर एस होगा। और लड़कियों ऑरेंज वाला है तो यहाँ पर ओ होगा, यहाँ पर बाई येलो वाला ओ बाई का भी ये अरेंजमेंट किया गया है, इस तरह किया गया है। आप अपना ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए आप इसे सोल्व करें। कह रहा है पंक्ति में मध्य में क्या होगा, तो वो हो जाएगा टी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि जेड से -2 करते हैं तो x आता है, 26 से -2 करेंगे तो 24 आएगा। उसी तरह x से -2 करेंगे तो v आएगा और 24 करेंगे तो -2। v से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा t। अब 22 से 2 करेंगे तो 20। आंसर हो जाएगा T20 डी। नेक्स्ट ये है, तो ये दोनों में कौन सा होगा। तो आइए पहले देखना है कि किस तरह अरेंज किया गया है। 5 से हमारे पास गया है 6, 1 है, और 6 से 1 बढ़ा है तो 7 है, और लास्ट का 7 8 को जे को त्यों रख दिया गया है। ठीक उसी तरह किया गया है अगले बार में कि 6 7 को 1 1 बढ़ाया गया, 6 से 7 गया, 7 से 8 गया, 7 8 को रख दिया गया है, यानी फिर से ये रख दिया गया है। अब क्या है, 7 8 को 1 1 बढ़ाएगा और ये 7 8 को फिर से रख देगा, यानी ये तो हमारे पास लास्ट वाला दोनों कॉमन ही रहेगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, जो दोनों में कॉमन रहेगा। और इसी तरह निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच में है। तो आइए देखते हैं क्या किस तरह ये अरेंज है। 12 51 5 है,
यानी 12 + 5 17 गुना 3 कर देंगे तो 51 हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम 5 और 36 को करते हैं तो 5 + 7 5 12 गुना 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। लास्ट वाला अगर 11 51 6 को देखते हैं तो ये भी अरेंज है। 11 + 6 गुना 3 करेंगे तो 51 आ जाएगा। हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। 8:45 घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण कितना हो जाएगा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, H/M घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण का फार्मूला होता है वो होता है कितना, तो 30H - 11/2 M होता है। तो 8:45 सुइयों के बीच क्या होगा, 30 × 8 - 11/2 × 45 हमारे पास आ जाएगा 240 - 247.5 यानी 7.5। क्योंकि मोड में है तो ये निगेटिव नहीं होगा। 7.5 लगभग 7 डिग्री का आंसर हो जाएगा टी। नीचे एक कथन है, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, K > N हो जाएगा। क्योंकि N से बड़ा S है और इससे बड़ा D है, बराबर K है न, तो N से तो बड़ा ही होगा। एक विशिष्ट कोड भाषा को हॉर्स और एनिमल्स को इस तरह लिखते हैं, एनिमल्स आर मैमल्स को इस तरह और आर हॉर्स मैमल्स को इस तरह। तो इस कोड में एनिमल्स का कोड क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दिए गए कथन पर विचार करें और बताए गए कि दिए गए धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। तो आइए देखते हैं। कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें एक विज्ञापन है। धारणाएं क्या है वो देखना है। कह रहा कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदे एक विज्ञापन है। तो कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों को भुगतान कर सकते हैं। यहाँ कीमत के बारे में नहीं है तो ये नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, केवल धारण एक निहित है। कथानुसार स्पष्ट हो रहा है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, इसलिए कंपनी जेड के विज्ञापन में लिखा गया है कि शुद्ध और प्राकृतिक शहद खरीदे। और धारणाएं सेकेंड कथन के अनुसार भिन्न है, अतः केवल धारणाएं एक ही निहित है। नेक्स्ट है, किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन अनिवार्य सत्य होगा। आंसर हो जाएगा डी, समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। यानी जब द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक पर है तब सत्य कथन है समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। जहाँ त्वरण ए है, वेग में परिवर्तन की दर होती है, तो ए बराबर जो होता है v - u/t होता है। अगर v बड़ा है ठीक है u से तो ये धनात्मक होगा, v छोटा है u से तो ये ऋणात्मक होगा। v बराबर u तो ये शून्यता पे। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबता दिशा में कंपन करते हैं। किस तरह में कंपन करते हैं, तो लंबता दिशा में कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबता कंपन करते हैं। ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। जो हमें ऊपर वाला मिलता है वो श्रृंग होता है और नीचे वाला जो है वो गर्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है। आंसर हो जाएगा डी, 390 ppm है। वर्तमान में CO2 की सांद्रता हमारे वायुमंडल में 390 ppm है। CO2 बहुत ही उपयोगी गैस है। CO2 का वायुमंडल में प्रतिशत मात्रा 0.03% है। CO2 पृथ्वी के तल गर्म रखता है, ब्रेड केक आदि को स्पंजी बनाता है तथा प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ZXA आवर्त सारणी में 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। यानी जो हमारे पास है ZXA, इसमें से अगर एक अल्फा कण निकाल रहे हैं तो हमारे पास बनेगा बाई A-4 हो जाएगा और यहाँ पर Z-2 हो जाएगा। यानी एक अल्फा कण के उत्सर्जन से नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 10वें स्थान पे। अल्फा किरण उत्सर्जित करता है, परमाणु संख्या 2 स्थान पीछे खिसक जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 स्थान पीछे खिसक जाता है। लेकिन बीटा किरण में परमाणु संख्या 1 स्थान आगे खिसक जाता है। रॉबर्ट हुक ने खाली स्थान की खोज की। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। और जेनसन तथा हांस ने कोशिका के संबंध में पहला विवरण दिया था। MJ शिल्डेन तथा स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और JA पुरकिंजे ने है जो कोशिका के घटकों को प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया था। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में अभिक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है।
तो 2KClO3 ऊष्मा प्रेरित 2KCl3O2। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? आंसर हो जाएगा यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। किसका? ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग इसलिए माना जाता है कि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्विस्तरीय इकाई झिल्ली से घिरे होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होने के कारण इसका द्विगुण अनुलेखन तथा अनुलिपीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा है तो वह इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि इस अवस्था में श्लेष्मा गाढ़ा होकर नासिक को अवरोधित कर देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसे सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं AI, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1 होता है। किसी धारावाही तार के कारण निर्मित चुंबकीय क्षेत्र B बराबर जो होता है 2 × 10⁻⁷ गुना I/D। I विद्युत धारा है और D जो है वो दूरी है। नेक्स्ट है मेसनर प्रभाव संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अतिचालकों से। मेसनर प्रभाव अतिचालकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब कोई पदार्थ अपने कांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहा जाता है। अगला है लिटमस विलयन खाली स्थान से प्राप्त होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाइकेन से प्राप्त होता है। हल्दी, लाल गोभी का रस एवं चुकंदर के रस तीनों अच्छे प्राकृतिक संकेतक के उदाहरण हैं। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, और मिथाइल और इन दोनों को लाल कर देता है। वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी, रेसिडेंट। रेसिडेंट वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होता है, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जाता है। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग के लिए किया जाने वाला यह पदार्थ क्या है? आंसर हो जाएगा सी, पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीमर है और विद्युत का कुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत तारों पर विद्युत रोधी परत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है अतः विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया। कॉर्निया प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्लाइकोजन को। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक मल्टी ब्रांडेड पॉलीसेक्राइड है। ग्लूकोज जो है इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकागॉन के प्रभाव से ग्लूकोज में बदल जाता है। निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध का सही तरीके से पूर्ण करता है? तो F से +7 जाएगा तो M होगा, D से +7 जाएगा तो K होगा और A से +7 जाएगा तो H होगा। इसी तरह यहाँ से अगर हम करेंगे Q से +7 तो X होगा और O से +7 करेंगे तो B होगा, L से +7 करेंगे तो S होगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा D। दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ते हैं और उसके अनुसार प्रश्न को सोल्व करते हैं। कथन कह रहा है कि कुछ छात्र विद्वान हैं, कुछ विद्वान लड़कियां हैं, सभी लड़कियां साक्षर है। इस तरह के आप एक ग्राफ बनाइए। यहाँ पर कुछ छात्र हो जाएगा और यहाँ पर विद्वान हो जाएगा। ये जो पूरे है ये विद्वान का है, विद्वान का, और ये वाला है जो हमारे पास कुछ लड़कियां का हो जाएगा और ये साक्षर का हो जाएगा। किससे का हो जाएगा? साक्षर का हो जाएगा। तो कुछ विद्वान लड़कियां हैं, सभी लड़कियां साक्षर है। या फिर इस तरह के एक भी ग्राफ बन सकता है, आप यहाँ भी इस तरह कर सकते हैं। ये भी एक ग्राफ बन सकता है, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। इस तरह के भी ग्राफ बन सकता है। यहाँ पर छात्र होगा, ये विद्वान होगा और यहाँ पे लड़कियाँ, यहाँ पे साक्षर। इस तरह के आप दो वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। क्या कह रहा है? कुछ छात्र लड़कियाँ हैं, गलत है। कुछ विद्वान साक्षर है, बिल्कुल सही है।
और कुछ साक्षरों के छात्र होने की संभावना है, ये भी सही है। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड अनुसरण करता है। आइए फिर से कथन एवं अतिका है, आइए देखते हैं। सभी तालाब झील है, यानी ये तालाब है और ये झील है, क्या है, झील है। सभी तालाब झील है। अब कोई नदी तालाब नहीं है, ये नदी है। कोई नदी जो है वो तालाब नहीं है। तो कुछ नदी झील नहीं है, कुछ नदी झील नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत अगर हम करते हैं। और एक नदी झील नहीं है, ये भी, और ये कुछ नदी झील है। लेकिन ये क्या है ना, दो सही भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है या ये, इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, क्योंकि ये भी तो बन सकता है। ये तालाब है, यहाँ पर ये हम कर देते हैं झील और यहाँ पर कर देते हैं नदी। इस तरह भी तो हमें ग्राफ बन सकता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा क्या, कुछ नदी जो है वो झील है, झील नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं है, ये सही हो जाएगा। कुछ नदी झील है, ये सही हो। तो ये एक बार तीनों नहीं होगा, एक बार दोनों ऊपर सही होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द को उस क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2 4 6 5 3 1। पहले लिखा जाएगा क्या है, तो रीसेड लिखा जाएगा, उसके बाद रिक्लीनर लिखा जाएगा, इसी तरह लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पे आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये यहाँ पर आ जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है ये काउंट करके बताना है। इसमें टोटल जो हमारे पास आ जाएगा वो 14 त्रिभुज आ जाएंगे। आइए नीचे आकृति के कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम उस मुड़े हुए कागज़ को काटने का तरीका दर्शाया गया। वापस खोलने पर यह कागज़ कैसा दिखेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वो इस तरह के दिखेगा कागज़। क्योंकि पहला ये है, अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो ये दूसरा में इधर भी आ जाएगा, एक इधर भी आ जाएगा, और तीसरे में वो दोनों तरफ आ जाएगा, इधर भी और एक इधर भी। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। अगला है, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृतियों में सन्निहित है। आकृति को घुमाना नहीं है, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पे आएगा। तो अगले स्थान पे कौन सा आएगा, वो आएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के पे आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। तो 64 भागा अगर हम 7 करते हैं तो हमारे पास शेष जो बचेगा वो एक दिन बचेगा। तो मंगलवार प्लस एक दिन हो जाएगा बुधवार। वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति में उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी आकृति पहली आकृति से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। गणितीय चिन्हों को सही संयोजन चुने जो क्रमिक रूप से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ पर ये रखेगा तो ये सही हो जाएगा। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है। उस असंगत आकृति को चयन कीजिए। तो इसमें जो असंगत दिख रहा है वो कौन सा है, तो वो हो जा रहा है बी। एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाया गया जैसा कि विकल्पों में है, और नीचे दिए गए अवयव है, अवयव 1 के संद में पंक्ति संख्या 0 से 4 दी गई। इस तरह का एक अवयव 1 और 2 दिया गया है, और उसमें कह रहा है कि मिस्ट को क्या लिखेंगे। तो मिस्ट को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ये सीरीज बनेगा। अगर हम एम की बात करें तो 0 2 14 21 33 40 बनेगा। आई को बनेगा 58 65 77 89 96। एस का बनेगा 0 3 10 22 34 41। टी की बात करते हैं तो 56 68 75 87 99। तो स्पष्ट है कि जो लिखाएगा वो होगा 40 58 03 और 56, क्योंकि इसी तरह है तो हम लिख सकते हैं। और जो हमारे पास आएगा वो ये होगा। तो आंसर हमारे पास होगा बी। ये था प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।